बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो स्टार्ट में एमसीक्यू बनता है चैप्टर नंबर 1 में से ये है कि नंबर ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ साइंस कितने हैं। तो फ्रंटियर्स ऑफ साइंस कितने हैं? 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला ये कि यूनिवर्स एक्सट्रीमली लार्ज, दूसरी यूनिवर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, और तीसरा यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स। 3 फ्रंटियर्स ऑफ साइंस हैं। ये एमसीक्यू बोर्ड में अपेयर हो सकता है। सेकंड जो एमसीक्यू आता है जो अक्सर बोर्ड में अपेयर होता है ये कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिलिकॉन, कार्बन, सिल्वर या आयरन, जिसका आंसर है सिलिकॉन। नेक्स्ट जो एमसीक्यू यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे से एमसीक्यू आता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, उसका नाम है पार्टिकल फिजिक्स। बहुत से स्टूडेंट्स एटॉमिक फिजिक्स पे टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग जो एटॉमिक एटम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अल्टीमेट पार्टिकल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। बेस क्वांटिटी की तादाद कितनी है? 7 में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होगा, उसमें से आपने किसी एक को टिक करना है। तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है फोर्स, वर्क, करंट, चार्ज, तो करंट यहाँ पे ठीक है। इसके अलावा और जो बेस क्वांटिटीज होती हैं मतलब लेंथ, मास, टाइम, ये बेस क्वांटिटी हमारे पास। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक बेस क्वांटिटी है। तो आपको ये टेम्परेचर है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो केल्विन में होता है वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो आपको इस सारी जो बेस क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटी एग्जांपल के हवाले से हम सुझा सकते हैं। आप बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स याद कर लें, 7 है। अदर देन बेस क्वांटिटी जो होगी ड्राइव क्वांटिटीज हो, तो ये ज्यादा आसान तरीका है। अगर पूछे तो दाद कितनी है बेस क्वांटिटीज की, तो वो 7 है। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आइडियल स्टैंडर्ड, यानी कि एसआई यूनिट जो होता है, आइडियल यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये लास्ट ईयर शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था कि आइडियल स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज ना हो सके। ऐसा नहीं है कि टाइम का यूनिट मीटर है तो अगले साल भी हो, हर साल मीटर ही रहे। दूसरा एक्सेसिबल, मतलब इससे एक्सेस भी हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस यूनिट को ऐसे यूनिट बना दें जो हम डेली लाइफ में हमसे यूज ही ना कर सके। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आइडियल स्टैंडर्ड कितनी है? 2 है, इनवेरिएबल एंड एक्सेसिबल। दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी आइडियल स्टैंडर्ड की। नेक्स्ट छठा एमसीक्यू मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर के बारे से, ये है कि यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। आप पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट वो होते हैं जिन्हें हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि आइदर वो बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टीरेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और स्टीरेडियन का यूनिट होता है, जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टीरेडियन। ये बड़ी दफा बोर्ड में एमसीक्यू आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू में ये है कि प्लेन एंगल कौन सा एंगल, इसका यूनिट कहता है रेडियन। प्लेन एंगल एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट है। प्लेन एंगल जो होता है ये सर्कल के सेंटर पे बनता है, जबकि जो होता है सॉलिड एंगल वो स्फीयर के सेंटर पे बनता है। अब नेक्स्ट एक एंगल सब्टेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय कंप्लीट सर्कल के सेंटर में जो पूरा सर्कल जो एंगल बनाता है, किसी कोई भी पूरा सर्कल जो एट द सेंटर एंगल बनाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये किसमें आती है? आपको पता होना चाहिए कि रेडियन में एंगल निकालने का फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो कंप्लीट सर्कल की आर्क लेंथ किसके बराबर होती है? उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होती है। इसका आंसर है 2 पाई r। और r वैसे ही रहेगा, r से कैंसिल आउट, तो आंसर क्या है हमारे पास? 2 पाई रेडियन। यानी कि आपको पता होना चाहिए कंप्लीट सर्कल जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 पाई रेडियन। अगर हाफ सर्कल कहेंगे तो हमने 2 पाई r का हाफ पुट करना है, यानी पाई r, तो r से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? पाई रेडियन। नेक्स्ट जो एमसीक्यू यहां पे है एंगल सब्टेंडिंग बाय कंप्लीट स्फीयर। एक कंप्लीट स्फीयर जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई स्टीरेडियन। स्टीरेडियन में एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है? एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये कोई भी स्फीयर है, स्फीयर का जो सेंटर में एंगल बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरेडियन। अब आप ये देखो पूरे स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो नीचे r स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा? 4 पाई स्टीरेडियन।
कंप्लीट स्फीयर जो एट द सेंटर एंगल बनाता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई रेडियन, और कंप्लीट सर्कल जो एट द सेंटर एंगल बनाता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई रेडियन। इसके हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये बहुत अहम एमसीक्यू से डायरेक्ट अक्सर बोर्ड में एमसीक्यू आता है, और ये कि जो ड्राइव यूनिट्स हैं, ड्राइव यूनिट कौन कौन से हैं, न्यूटन है, वाट है, जूल है, ठीक है। तो इनको बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना आना चाहिए आपको। जिस तरह यहाँ एक मैंने एग्जांपल दिया कि अगर जूल इन टर्म ऑफ बेस यूनिट हम क्या लिखते हैं, तो इसका आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे पता चला हमें कि आप देखिए जूल किसका यूनिट है, वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफएस। तो फोर्स को हम लोग बेस यूनिट की फोर्स को न्यूटन लिखते हैं और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। अब न्यूटन आगे बेस यूनिट की फॉर्म में किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 7 मीटर ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इसके वाले से एमसीक्यू अक्सर बोर्ड में आते हैं कि आप ड्राइव यूनिट, कोई भी ड्राइव यूनिट दिया होगा उसको बेस यूनिट की फॉर्म में लिख सकते हो। इसी तरह अगर आपको पूछने वाट का, वाट किसका यूनिट होता है हमारे पास, वाट पावर का यूनिट है। तो पावर है वर्क ओवर टाइम, उसका फॉर्मूला लिख के आप उसको बेस यूनिट की फॉर्म में लिख के आंसर बता सकते हो। इसके वाले से आपको कांसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट कितने हैं, वो 2 हैं। वो कौन कौन से हैं, रेडियन एंड स्टील रेडियन। अगर कहीं टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होगी, 2 ही हैं, और उनके नाम है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, के विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग कन्वेंशन। कि यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास कौन सी कन्वेंशन यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये वाली आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम जब किसी भी यूनिट का नाम लिखते हैं, अगर वो साइंटिस्ट का नाम है ना, तो हमने उसको कैपिटल एन से स्टार्ट, यूनिट से लेटर से स्टार्ट नहीं करना, लोअर केस से स्टार्ट करना। किसी भी यूनिट का पूरा नाम हमेशा हम लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, छोटी एबीसी से हमें शुरू करना होता है, चाहे वो साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो। इसे यानी ये वाली कन्वेंशन ठीक है। मीटर किसी भी यूनिट का सिंबल जो होता है वो छोटे लेटर में हम लिखते हैं, शर्त ये है कि किसी साइंटिस्ट का नाम ना हो। न्यूटन का कैपिटल एन सिंबल हो, वाट का कैपिटल डब्ल्यू होगा, जूल का कैपिटल जे होगा, लेकिन मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जिसका हम स्मॉल एम ही लिखेंगे, यानी ये कन्वेंशन ठीक है। माइक्रोमीटर ये भी कन्वेंशन ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स यूनिट से पहले आता है विदाउट स्पेस, और हमने इसी बात को फॉलो किया हो। लेकिन पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन में हमने एन कैपिटल लिखा। मैं यहाँ पे न्यूटन एज अ साइंटिस्ट नेम नहीं लिख रहा, यूनिट के नाम के तौर पे लिख रहा हूँ। इसको स्मॉल एन की फॉर्म में हम लिखेंगे तो फिर ये करेक्ट होगा। यानी कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट, इसके वाले से आपको एमसीक्यू पता होना चाहिए। कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट के बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे अनसर्टेनिटी के वाले से है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपसे कहूं मैथ में अनसर्टेनिटी 2% है, स्पीड में अनसर्टेनिटी 1% है, बताइए मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखें यहाँ पे मास और वेलोसिटी दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। और हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है। तो यहाँ पे दादा 2 और 1 दोनों क्या होंगे, ऐड। 2 जमा 1 आंसर क्या आएगा, 3%। अगर 2 रकमें डिवाइड भी हो रही हो फिर भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड ही होगी, लेकिन एडिशन में सिंपल वैल्यूज ऐड होती है। इस तरह नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल ये कोई वैल्यू y है जिसके बराबर है a स्क्वायर b डिवाइड बाय c। a में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%, b में है 3%, c में है 2%। बताएं y में कितने परसेंट होगा। तो आप देखो यहाँ पे तीनों वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो a की पावर भी है 2, तो मैं a की अनसर्टेनिटी यहाँ पे कितनी है 1, उस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करूंगा b की अनसर्टेनिटी में, वो कितनी है 3, फिर c की अनसर्टेनिटी कितनी है 2, 3 + 2 5, 5 + 2 आंसर क्या आया 7%। यानी कि अगर किसी रकम की पावर आ जाए तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर से मल्टीप्लाई हो, यानी मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 करना है, ना कि 1 की पावर 2 कर देनी है। तो 1 × 2 2 + 3 + 2 आंसर क्या है हमारे पास 7%। ये बहुत ज्यादा अहम कांसेप्ट है, इस पे आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। अब प्रीफिक्स के वाले से एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीफिक्स के वाले से लास्ट पिछले साल दोनों एमसीक्यूज जो मॉर्निंग इवनिंग में प्रीफिक्स से ही है कि मैं पूछ रहा हूँ कि माइक्रो और मिली की रेशियो किसके बराबर होती है, तो इसका आंसर क्या होगा 10⁻³ क्योंकि माइक्रो किसके बराबर है 10⁻⁻6, मिली 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +(-6 + 3) आंसर क्या है हमारे पास 10⁻³ इस तरह आपको दो प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई करके पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, या पूछे सबसे बड़ा प्रीफिक्स कौन सा छोटा कौन सा है। इस टेबल के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट डायमेंशन में से एमसीक्यूज जो आते हैं, सर की डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर क्या होती है, डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करती है एक साथ, यानी लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन कौन सी होगी, कैपिटल है। बच्चे स्पीड वाली डायमेंशन पर टिक करते हैं, ऐसा नहीं है, लाइट ईयर की डायमेंशन है कैपिटल है।
इसमें अगर आप पूछे डिमेंशन ऑफ प्लेन एंगल क्या है तो डिमेंशन लेस है, ये एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि डिमेंशन प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो आर्क लेंथ की डिमेंशन भी कैपिटल है, रेडियस की डिमेंशन भी कैपिटल है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डिमेंशन लेस। यानी कि ऐसा भी मुमकिन है किसी क्वांटिटी का यूनिट हो लेकिन वो डिमेंशन लेस है, लेकिन यूनिट लेस क्वांटिटी हमेशा डिमेंशन लेस हो। प्लेन एंगल भी डिमेंशन लेस है, सॉलिड एंगल भी डिमेंशन लेस है, स्ट्रेन भी डिमेंशन लेस है। बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास यूनिट रखने के बावजूद भी डिमेंशन लेस है। यूनिट लेस है तो डिमेंशन लेस है ये। डिमेंशन ऑफ विस्कोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास क्या होती है mn-1 t-1, इस पे आपका आइडिया होना चाहिए। वो किस तरह की आप देखें विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं F/6/r। फोर्स की डिमेंशन हम क्या लिखते हैं ml-t-2। 6 की डिमेंशन नहीं होती, r की डिमेंशन l, स्पीड की डिमेंशन l-t-1। l से कट गया, इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर यही है। अब ये कि लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच अगर आपसे मैं कहता हूं 0.1 सेकंड, अगर 30 वाइब्रेशन हम लोग मेजर करते हैं तो टाइम पीरियड में अनस्टैंडिंग कितनी होगी, तो उसका आंसर है 0.003 सेकंड। क्यों? क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड में अनस्टैंडिंग किस तरह फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं जिसके ऊपर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहां पे कितनी है 30, 0.1 डिवाइड बाय 30, आंसर है 0.003 सेकंड। इस वाले से भी आपको आइडिया होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।